Hello friends, this is Akash and you are watching Akash Talks. Today we will discuss about the Iraq War. तो अब हम देखते हैं इवेंट्स कुछ इन्वेजन से पहले। जैसे कि आप सब जानते हैं 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, जिसमें कि कोलिशन फोर्सेस ने इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुवैत से बाहर भगा देता। इसके रिटेलिएशन में ही यूएस और यूके की जो एयर फोर्स है इसको इराकी एयर डिफेंस फोर्स बार बार अटैक करती थी जब ये इराकी नो फ्लाई जोन्स में आ जाते थे। इसके ही मिड 2002 में यूएस एक ऑपरेशन सदर्न फोकस एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के अंदर ये इराक के जो साउदर्न पार्ट थे उस कंट्री के ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, उसके मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को। और ये कोशिश इनकी ये थी कि सद्दाम हुसैन को किसी तरह वॉर के लिए एक्सक्यूज दे और सद्दाम हुसैन इस प्रोवोकेशन में आ जाए और ये वॉर इसको स्टार्ट कर दें। जैसे कि यूएस, इसमें एक एलिगेशन यूएस पे ये भी है कि हम एक U2 रेजोनेंस एयरक्राफ्ट UN कलर्स में पेंट कर देंगे और जब सद्दाम हुसैन इसको अगर फायर करता है तो ये समझ लेंगे एक ब्रीच है और हमें एक मौका मिल जाएगा कि हम उस पर इराक पे इन्वेजन कर सकें। और फाइनली 17 मार्च 2003 को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया कि आप इराक से चले जाएं। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. अब हम देखते हैं इराक वॉर के बारे में कुछ इसकी एक टाइमलाइन। जैसे कि 9/11 में हम सब जानते हैं कि अमेरिका में हमला हुआ था और तो जब से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया था और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को एक्यूज किया कि इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक रेजोल्यूशन 687 पास हुआ था उस समय कि इसको एक ब्रीच किया है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक सद्दाम हुसैन को ये हिदायत दी गई थी कि आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या जैसे कि रेडियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को आप डिस्ट्रॉय करेंगे। पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एलिगेशन ये था कि सद्दाम हुसैन के पास अभी भी ये सब सामान है और ये इन्होंने इसका एग्रीमेंट को वॉयलेट किया है। और सद्दाम हुसैन को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने थ्रेट टू बी वर्ल्ड बताया था। दरअसल दिक्कत ये थी कि जब से ये 9/11 वॉर हुआ तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक स्पेक्टिकल थे कि सद्दाम हुसैन के पास अभी भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये यूएस के लिए हमेशा से खतरा बने रहेंगे। तो इसलिए ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने एक लाई, मतलब कि मैं बोलूँगा कि 21st सेंचुरी की एक बहुत ही ब्लेटेड लाई थी कि ये सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इनका मीडिया वगैरह सब इसके अंदर लगे हुए थे कि सद्दाम हुसैन पे किस तरह प्रूव हो जाए। पर सद्दाम हुसैन के पास जब ये वॉर हुआ वहाँ कुछ नहीं मिला इनको, तो एक ब्लेटेड लाई ही बोली जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आखिरकार होते क्या हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन हो सकता है जो एक ही समय में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है और ये एनवायरनमेंट को भी और मानव जाति को भी। न्यूक्लियर वेपन्स को हम समझ सकते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो है। और बुश ने इराक को भी एक्सेस ऑफ ईविल बताया। एक्सेस ऑफ ईविल उस समय ये ईरान और नॉर्थ कोरिया को बताते थे। और अक्टूबर 2002 में ही यूएस कांग्रेस ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को ऑथराइज किया कि आप इराक के अंदर मिलिट्री फोर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनकी इन्वेजन की तैयारी बहुत पहले से थी इराक में। और मार्च 20, 2003 को इराक का ये इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं। पर इसके अंदर पूरी कोलिशन फोर्स इनकी यूज़ नहीं होती, जिसमें कि सिर्फ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के से ही फोर्सेज आती है। ज़्यादातर फोर्स की यूएस से बहुत बड़ी फोर्स आती है, इसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड से आते हैं। इसमें ये शॉक एंड एव टेक्निक का यूज़ करते हैं। शॉक एंड एव टेक्निक का यूज़ का मतलब बोलते हैं कि इतनी भारी बमबारी इन्होंने इराक की है, एक ही जगह पर 50-50 बम गिराएगी जिससे कि इनके दुश्मन का मनोबल एकदम से गिर जाए और दुश्मन को ऐसा लगे अब हम जीत ही नहीं सकते। और इस टेक्निक से सारे ही इन्होंने 26 डेज में इराक के ज़्यादातर शहर और इनकी कैपिटल सिटी बगदाद को कैप्चर कर लिया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैप, ज़्यादातर की जो कोलिशन फोर्सेस थी ये कुवैत से घुसी थी इराक के अंदर। कुवैत से क्यों घुसी? क्योंकि 1991 में ही इन्होंने कुवैत का साथ दिया था और इराक के फोर्सेस को कुवैत से भगाया था। तो कुवैत को अपने कुछ एहसान भी उतारने थे इसलिए। अब हम देखते हैं कुछ टाइमलाइन इराक वॉर। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक वो है यूएस अब्राहम लिंकन, ये कैलिफोर्निया कोस्ट से घोषणा करते हैं इराक के अंदर मेजर कॉम्बैट को एंड करने के लिए मई 1, 2003। और मई 23, 2003 को इराक की आर्मी को भी डिसबैंड किया जाता है इराक से। और जून 22, 2003 को सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और यूसुफ ये नॉर्दर्न सिटी ऑफ मोसुल में यूएस ट्रूप्स के द्वारा मारे जाते हैं। और 14 दिसंबर 2003 को सद्दाम को कैप्चर करा जाता है इनके होम टाउन तिगरिक के एक मेन हॉल से। और उसको ठीक 3 साल बाद दिसंबर 30, 2006 को सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट करवा देते हैं।
और 31 अगस्त 2010 को कॉम्बैट का ऑपरेशन एंड होता है और ज़्यादातर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली इस कॉम्बैट मिशन को इराक के अंदर एंड करते हैं और ज़्यादातर कोलिशन फोर्सेस की ट्रूप्स की रवानगी वहाँ से शुरू हो जाती है। और ये फाइनल ट्रूप दिसंबर 18, 2011 के अंदर यहाँ से निकला। ये कुवैत की तरफ जा रहा है जहाँ से ही ये इस देश के अंदर घुसे थे और इसमें अनुमान लगाया जाता है कि यूएस का करीबन $1 ट्रिलियन रुपया इस पूरे इन्वेजन में इसका खर्च हुआ मार्च 2003 से दिसंबर 18, 2011 तक। अब हम देखते हैं कुछ कैजुअलिटीज़ कि मार्च 2003 से जून 2011 के बीच में क्या होती है। इसमें सबसे ज़्यादा डेथ सिविलियंस की होती है, करीबन 5 लाख से ज़्यादा। उसके बाद इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की और इराकी इंसर्जेंट्स भी इसके अंदर पैदा हो गए, जैसे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स इराक में बन चुके थे जो आपस में ही सत्ता पाना चाहते थे। इसलिए कुछ मीडिया वर्कर्स, एड वर्कर्स, यूएस आर्म्ड फोर्सेस भी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हताहत हुए। अब ये एक इराक के युद्ध के बाद अक्सर में हुआ क्या है कि सद्दाम हुसैन के मरने के बाद एक पावर वैक्यूम इराक में हमें देखने को मिला, जिस पावर वैक्यूम को भरने के लिए बहुत सारे ग्रुप आए, जिसके कारण इराक में एक अनस्टेबिलिटी हो गई। जिसके सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी के कारण ये शिया सुन्नी वोलेंट क्लैशेस एरप्ट हुए। एक्चुअली में इराक के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी शिया और सद्दाम हुसैन थे सुन्नी, और इराक के सिक्योरिटी फोर्सेस में भी उस टाइम ज़्यादातर सुन्नी लोग थे, तो ये शिया पर जुल्म करते थे। इसके अंदर एक प्रॉक्सी वॉर भी देखने को हमें मिला कि ईरान ने तो जो शिया ग्रुप था उनको सपोर्ट किया और सऊदी अरेबिया ने सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट किया। इसमें लार्ज स्केल हमें एथनिक वायलेंस देखने को मिला, क्योंकि अब इराक के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी, तो क्योंकि शिया मेजोरिटी में थे तो जाहिर है उनकी सरकार आएगी। तो उन्होंने भी सुन्नी के साथ वही किया जो सुन्नी उनके साथ अक्सर क्या करते थे। तो इसलिए सुन्नी पॉपुलेशन के अंदर एलियनेशन देखने को हमें मिला, जिससे कि सुन्नी लोगों ने इसमें प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट को इराकी शिया गवर्नमेंट ने बहुत ब्रूटली सप्रेस कर दिया। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये सब चीज़ चल रही थी तो इराक में एक ग्रुप था जिसका नाम था इस्लामिक स्टेट। इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस सुन्नी नाराज़गी का, और इन्होंने ज़्यादातर नॉर्थन सिटी ऑफ इराक पर इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया। और ज़्यादातर ये सब कंडीशन से ही ISIL का जन्म हुआ। ISIL का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिविटेंट। उसके बाद सीरिया में सिविल वार छुड़ा तो ये इसका नाम हो गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसके बाद ये बना इस्लामिक स्टेट। यानी कि सद्दाम हुसैन के मरने के बाद इराक के अंदर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हुई, और जून 2011 में जब अमेरिका के फोर्सेस चले गई तो इनको वापस लौट कर आना पड़ा जून 2014 में ही, जिससे कि हम इराक की गवर्नमेंट जो हमने बनाई थी उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट हम कर सकें। और आने वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको ISS के बारे में भी। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।